दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव तिवारी। जीएस पॉइंट, जीएस एंड लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं। कश्मीर ऋषि कश्यप की धरती। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर पड़ा है। ये भारत का सिरमौर है। विष्णु पुराण में इसको भारत का मस्तक बताया गया है। कश्मीर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरह का है। आज हम लोग कश्मीर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने 1947 के बाद से कब्जा कर रखा है और इस वाले पार्ट में चीन काबिज है, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं। अक्साई चीन कहते हैं और ये POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन हम लोग कश्मीर के घाटियों के अंदर भी चलेंगे, समझेंगे कि कहाँ कौन सा एरिया है। तो कश्मीर की कुल लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल लगभग 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर के भूभाग पर हमारा कश्मीर फैला हुआ है। इस पूरे पार्ट को कहते तो कश्मीर ही हैं, लेकिन यदि हम कश्मीर पर ही आज स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलग अलग रीजन हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। कश्मीर एक छोटा सा पार्ट है जो लगभग इतना है, इतना। ये है कश्मीर, रियल कश्मीर। ये रियल कश्मीर है। इसमें 10 जिले आते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये POK जो है, इसमें ये वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा जो है, ये गिलगित बाल्टिस्तान कहलाता है। गिलगित बाल्टिस्तान ये हमारे लद्दाख रीजन का ही हिस्सा है। और ये वाला हिस्सा, इसको गुलाम कश्मीर के रूप में जानते हैं। ये हिस्सा आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान वाले कहते हैं आज़ाद कश्मीर, भारत वाले कहते हैं गुलाम कश्मीर। तो ये वाला हिस्सा जो है, जिस पे पाकिस्तान ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है 1948 के बाद, ये वाला आज़ाद कश्मीर वो कहते हैं, हम गुलाम कश्मीर कहते हैं। तो आज़ाद ऑब्लिक गुलाम कश्मीर, ठीक है। अभी हम लोग इसके विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में। पहले समझ लेते हैं कौन कौन सा रीजन है, कहाँ कहाँ। ये वाला हिस्सा जो POK है, इसमें लगभग, मान लीजिए इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। तो ऊपर वाला हिस्सा है गिलगित और इसके नीचे वाला हिस्सा है बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान। ये हिस्सा चीन के पास है, जो पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट किया है
1963 में, 1963 में ये वाला हिस्सा दे दिया है और ये चाइना का ही कब्जा है। ये 5140 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो गिफ्टेड है, गिफ्टेड बाई पाकिस्तान टू चाइना। इस रीजन में यहाँ पर थोड़ा सा बहुत स्पष्ट नहीं आ पाता है कभी कभी। ये वाला हिस्सा जो बचा हुआ है हमारा, रुकिए मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा, ये लद्दाख है, लद्दाख जो हमारा लद्दाख है। और ये वाला हिस्सा जैसे हमने बता ही दिया कि एक्साई चिन कहलाता है। अब जो नीचे की ओर बचता है एरिया, ये, बल्कि इसको ऐसे कहें, ऐसे, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये एग्जैक्ट तो नहीं बन पाता है, लेकिन हम आपको नॉर्थ टू साउथ जो बताना चाहते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस हिसाब से बता रहे हैं कि ये वाला हिस्सा जम्मू कहलाता है। तो देखा आपने, कश्मीर हम लोग कहते हैं, लेकिन कश्मीर रियल में कितना है? ये जो रेड वाला हिस्सा है ये कश्मीर है, ऊपर वाला हिस्सा गिलगिट, नीचे वाला बाल्टिस्तान और इधर लद्दाख। अब देखिए, ये जो लद्दाख है ये किसी ज़माने में यहाँ तक था पूरा, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख का ही हिस्सा था। गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख का हिस्सा था और अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, और पाकिस्तान के कब्जे वाले लद्दाख को हम गिलगिट बाल्टिस्तान बोलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले लद्दाख को हम गिलगिट बाल्टिस्तान बोलेंगे, और हमारा जो लद्दाख है ये लद्दाख है, इसमें यहाँ पर ये बीच में लेह है जो इसकी राजधानी है लेह की, और यहाँ पर कश्मीर से लगा हुआ थोड़ा सा नीचे ये है कारगिल। कारगिल, इसको हम के लिख दे रहे हैं, के माने कारगिल। तो एक ज़माने में लद्दाख में ये दो ही माना गया था जिले हैं, कारगिल और लेह। ये दोनों किसका हिस्सा हैं? लद्दाख का। लेकिन अभी जब केंद्र सरकार ने धारा 370 वहाँ पर समाप्त की और इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया, तो इसमें जिलों की संख्या बढ़ गई। अब जिले हो गए हैं, इसमें आपको बताना चाहेंगे कितने जिले हो गए हैं। इसमें लेह और कारगिल के अतिरिक्त नुब्रा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, नुब्रा जिला है। इसके अलावा नुब्रा, चांगथांग, मैं लिख देता हूं, नुब्रा, चांगथांग, ठीक है। फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जस्कर, जस्कर, द्रास और शाम। ये 5 जिले हो गए और 2 वो, तो 7 जिले हो गए भारत के लद्दाख में। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो इस पूरे इलाके का सबसे जो बड़ा शहर है वो बाल्टिस्तान में स्थित स्कार्दू है। स्कार्दू बाल्टिस्तान में है और वही राजधानी है गिलगिट बाल्टिस्तान की। तो गिलगित
बाल्टिस्तान, इसकी राजधानी स्कार्दू है, तो स्कार्दू एक जिला हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ जिले हैं, जैसे कि दियामीर, घिजर और गानचे, ये 4 जिले यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट बता दिए, भारत के लद्दाख के और पाकिस्तान के लद्दाख के, जो गिलगिट बाल्टिस्तान में। अब देखिए, थोड़ा सा एरिया वाइज बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल तो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। फिर इसमें अक्साई चिन, ये वाला जो इलाका है अक्साई चिन का, ये चीन ने 1962 के बाद से कब्जा कर रखा है। 1962 के बाद से चीन ने इस पर कब्जा कर रखा है। ये कितना एरिया है? तो लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। ठीक है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका 1962 में चाइना ने हड़प लिया और ये अक्साई चिन बना दिया इसको, अक्साई चिन। अभी भी इस पर विवाद चल रहा है। ये वाली लाइन तो आप जानते हो LOC कहला रही है। LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान की सीमा रेखा और इंडिया की सीमा रेखा को अलग करती है। लेकिन लद्दाख को जो अलग करने वाली लाइन है उसको हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC और LAC दोनों तरफ, एक तरफ LAC है, दूसरी तरफ LOC, LAC और LOC। इसके बीच में हमारा इंडिया है। अब देखिए, 1962 में चाइना ने अक्साई चिन पे कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने कितने हिस्से पर कब्जा किया है? अगर हम एरिया देखें तो POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत लगभग 78,000 यानी 78,000 और 114 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीर का 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है। 1962 में चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। 5,180, सॉरी हमने पहले शायद थोड़ा सा गलत फिगर ये वाला बता दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिए। एग्जैक्ट है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ये गिफ्टेड है, चीन को गिफ्ट किया है पाकिस्तान ने। तो देखिए साहब, आधा, लगभग आधे से ज़्यादा तो इन लोगों के दोनों के पास चला गया। भारत के पास कितना है? भारत के पास है 1,06,567 567 स्क्वायर किलोमीटर ये भारत के पास बचा हुआ एरिया है। तो 2,22,000 में भारत के पास मात्र 1,06,567 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है इंडिया के पास। ठीक है, इंडिया इसमें काबिल। अब आपको एक और अच्छी बात बताएं, कभी पूछा नहीं गया क्वेश्चन, लेकिन पूछा जाएगा ज़रूर। भारत का जो लद्दाख है और जो पाकिस्तान का लद्दाख है, उसमें ज़्यादा एरिया किसके पास है? तो ज़्यादा एरिया
लद्दाख नहीं है, गिलगिट बाल्टिस्तान है। यानी ज़्यादा बड़ा एरिया पाकिस्तान के ही पास है लद्दाख का। यानी यूँ भी कह सकते हैं कि कश्मीर का सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा इलाका, सबसे बड़ा क्षेत्र जो गिलगिट बाल्टिस्तान के रूप में है वो पाकिस्तान के पास है, और उसके बाद आता है लद्दाख जो कि इंडिया के पास है। आपको मैं दोनों का एरिया भी बता देता हूँ, लद्दाख में कितना है और गिलगिट बाल्टिस्तान कितना है। भारत का जो लद्दाख है वो 59,119 स्क्वायर किलोमीटर ये भारत का लद्दाख है, लद्दाख इंडिया का, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के लद्दाख की बात करें, यानी वही गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, तो गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान काबिज है 72,971 स्क्वायर किलोमीटर के साथ, 72,971 स्क्वायर किलोमीटर के साथ इसमें काबिज है पाकिस्तान, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। तो देख रहे हैं आप, कश्मीर का ज़्यादातर इलाका किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। और ये बात हम लोगों को कभी नहीं बताई जाती, ना हम लोग इसको समझते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो मैं आपको चूँकि कश्मीर के बारे में बता रहा हूँ, तो ये एरिया तो हमने बता दिया आपके समझने के लिए, लेकिन कहानी दूसरी है। इतिहास की दृष्टि से और भूगोल की दृष्टि से कश्मीर का इतिहास क्या बताता है? देखिए, कश्मीर एक ऐसा राज्य है भारत का जो बहुधर्मी धर्मावलंबियों का क्षेत्र रहा है। बहुधर्मी कैसे कह रहे हैं हम? जैसे कि हमने बताया कि प्रारंभ में तो यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग ही थे, ठीक है। जैसे श्रीनगर कश्मीर की राजधानी, भारत के जो कश्मीर है उसकी राजधानी श्रीनगर है, और पाकिस्तान के जो कश्मीर है, पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसकी राजधानी गुलाम कश्मीर में स्थित मुजफ्फराबाद है। ये आपको मालूम है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ। नाम आया तो बता दिया, हमारी श्रीनगर और उनकी मुजफ्फराबाद, ठीक है। वो इसको मानते हैं कि ये स्वतंत्र देश है, लेकिन स्वतंत्र वगैरह कहीं नहीं, इसमें पाकिस्तान का रुपया चलता है। अगर ऐसा कुछ होता तो भारत ना भारत का सही, लेकिन कश्मीर का रुपया चलता हो। कश्मीर का केवल झंडा है, झंडा लगाने से कुछ नहीं होता, सारी की सारी चीज़ें उन्हीं के पास हैं। खैर, तो मैंने ये बताया आपको कि श्रीनगर की स्थापना अशोक के पुत्र जालौक द्वारा हुई। श्रीनगर की स्थापना अशोक के पुत्र जालौक ने की थी, ठीक है, श्रीनगर की स्थापना। तो इसमें अशोक यानी मौर्य वंश का कब्जा रहा, और मौर्य वंश के बाद यानी 185 बीसी में जब मौर्य वंश विदा हो गया, शुंगों ने मौर्य वंश को हटा दिया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर ली। तो कश्मीर में क्या रहा? कश्मीर में हूणों के हमले हुए और हूण नरेश, तोरमाण और मिहिरकुल का शासन हो गया। कश्मीर में मौर्यों के बाद हूणों का शासन हुआ, जिसमें राजा था मिहिरकुल। बहुत दिनों तक ये लोग रहे। हूणों के बाद फिर इसमें आ गए कुषाण। आप लोग जानते हैं कुषाण शासक कनिष्क के बारे में। यहाँ पर कनिष्क ने यहाँ पर बौद्ध धर्म को प्रवेश दिलाया। बौद्ध धर्म किसके समय आया? कनिष्क के समय कश्मीर में बौद्ध धर्म आया। उसके बाद देखिए, कुषाणों के बाद ये एरिया किसके पास गया? यहाँ पर आपको बताएंगे कि कुषाणों के बाद
ये क्षेत्र कारकोट वंश के पास आया। ये कारकोट वंश 7वीं से 9वीं शताब्दी तक रहा। कारकोट वंश 9वीं शताब्दी तक रहा, 9th सेंचुरी तक। फिर उत्पल वंश आया। उत्पल वंश ये भी काफ़ी दिनों तक रहा, 11वीं सेंचुरी तक रहा, 11वीं शताब्दी तक रहा। और उसके बाद लोहार वंश, आपने इतिहास पढ़ा होगा, जानते होंगे, लोहार वंश की एक शासिका थी दिद्दा। लोहार वंश के समय रहा 14वीं शताब्दी तक। फिर उसके बाद ये इलाका चला गया शाहमीर के वंशजों के पास। शाहमीर पर्शियन थे और इसी समय इस्लाम की एंट्री होती है कश्मीर में। शाहमीर ये फारसी थे और यहाँ पर एंट्री हो जाती है इस्लाम धर्म की। ठीक है, इस्लाम धर्म अपने सूफ़ी और संतों के माध्यम से कश्मीर को अपना क्षेत्र बनाता है और यहाँ पर बहुत सारे सूफ़ी रहे, बहुत सारा सूफ़ीवाद रहा, सूफ़ीज़म रहा। पर्शिया यानी फ़ारसी यानी ईरान की जो संस्कृति है वो कश्मीर में फैली है। अभी जब आयतुल्लाह खमेनी की मृत्यु हुई तो कश्मीर ने भी काफ़ी शोक मनाया, क्योंकि वहाँ पर कश्मीर में शिया मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, शिया कम्युनिटी ज़्यादा रहती है और शिया कम्युनिटी ने इसका शोक मनाया भरपूर। आपको पता होगा कि हमारे कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती भी गई थी शोक मनाने के लिए। तो वहाँ पर फ़ारसी कल्चर शाहमीर के ज़माने से ही है और शाहमीर 14th सेंचुरी के बाद यानी 14th सेंचुरी में ही आया। हालांकि अगर हम एग्जैक्ट डेट बोलें तो 1326 के बाद यहाँ पर शाहमीर की एंट्री होती है। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे, कश्मीर का इतिहास की चर्चा हो और कश्मीर के अकबर का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कश्मीर का अकबर कहलाने वाला जैनुल आबदीन ये कश्मीर का अकबर कहलाता था। ये बड़ा उदार था। ये 1420 में इसका टाइम था, 1420 और उसके बाद 1420 के बाद डेट नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। और ये 50 साल तक शासन करता रहा, 1420 से 1470 तक। फिर उसके बाद मुग़लों का शासन यहाँ पर आ गया। मुग़ल आपने पढ़ा होगा मुग़ल इतिहास में, 1586 में मुग़ल यहाँ पर एंट्री करते हैं और बीरबल की मृत्यु कश्मीर में ही होती है यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध हमले में। तो बीरबल यहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन ये क्षेत्र अकबर के समय से लेकर के अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब, इन लोगों के समय तक रहता है। और फिर उसके बाद कश्मीर में अंग्रेज नहीं आए, अभी आए सिख आ जाते हैं और महाराजा रणजीत सिंह का शासन होता है कश्मीर में। और ये 1819 से 1846 तक सिख डायनेस्टी रहती है। 1819 से 1846 तक सिख राज्य रहता है कश्मीर में। और उसके बाद ये
डोगरा बंधुओं के पास चला जाता है। अब डोगरा बंधुओं के पास कैसे जाता है? डोगरा बंधु इसको खरीदते हैं। कुछ सिखों के जो सबसे बड़े राजा थे, महाराजा रणजीत सिंह, वो नहीं रहे। अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर कुछ पेनाल्टी डाली थी, तो ऐसी स्थिति में डोगरा सरदार सिखों के ही अधीन थे, तो इन्होंने कहा कि हम कश्मीर ले लेते हैं। उन्होंने कश्मीर लिया और जो हरजाना था वो सिखों को दे दिया और सिखों ने अंग्रेज़ों को दे दिया। खैर, तो डोगराओं के पास कश्मीर आ गया और ये कब तक रहा डोगराओं के पास? 1947 तक रहा, 1947 तक रहा, क्योंकि उसके बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वहाँ के महाराजा हरी सिंह जो थे, उन्होंने भारत में मिलने से इनकार कर दिया। फिर जब पाकिस्तान ने कबाइलियों के साथ वहाँ पर हमला किया तो मजबूरी में उनको भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। ये डोगरा ही थे और वर्तमान में इनके एक सदस्य कर्ण सिंह मौजूद हैं। कर्ण सिंह हैं अभी। कर्ण सिंह डोगरा ही हैं और ये मौजूद हैं। तो कश्मीर का देखिए, आपने ये यहाँ तक का इतिहास पढ़ा, उसके बाद आप जान रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर उपद्रव होना शुरू हुआ और भारत की जो वर्तमान राजनीतिक शक्ति थी उसने उन्हें संतुष्ट करने के लिए धारा 370 जैसा एक आदेश जारी किया। धारा 370 को अभी मोदी सरकार में हटाया गया और उसके बाद कश्मीर की तरक्की हो रही है। कश्मीर उन्नति के शिखर पर लगातार चल रहा है। हमने आपको अभी डिस्ट्रिक्ट के विषय में नहीं बताया है, आपको बताना चाहेंगे कि कश्मीर में 10 ज़िले हैं, महत्वपूर्ण 10 ज़िले हैं, जिनमें सबसे बड़ा निश्चित रूप से सबसे डेवलप्ड श्रीनगर है। लेकिन अगर एरिया वाइज बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बारामूला सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कश्मीर के ज़िलों में सबसे बड़ा बारामूला है। नंबर 2 पर जो ज़िला है उसका नाम अनंतनाग है। अगर आप लोग एरिया नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्षेत्रफल नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं नोट करा देता हूं। बारामूला का क्षेत्रफल 4233 स्क्वायर किलोमीटर है। बारामूला, देखिए याद तो नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही आप याद करिए कि बारामूला 4200 कुछ है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि कितना आप याद करेंगे, 4243 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा वाला हमने बताया अनंतनाग, ठीक है, ये 3574 स्क्वायर किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पर कुपवाड़ा आता है। कुपवाड़ा, इसका एरिया है 2379 स्क्वायर किलोमीटर। और चौथे नंबर पर श्रीनगर आता है आपका, ठीक है। तो श्रीनगर से बड़े ज़िले 1979 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा और श्रीनगर, ये 4 ज़िले हैं तो बहुत सारे हमने बताया। इनमें सबसे छोटा जो है अगर पूछा जाए तो शोपियां, ठीक है, जहाँ पर केसर की खेती होती है, शोपियां, ये सबसे छोटा है। अच्छा, हमने आपको श्रीनगर सहित कश्मीर के 10 ज़िलों के विषय में बताया। फिर बड़गाम है, श्रीनगर से छोटा बड़गाम है, कुलगाम, पुलवामा है, गंदरबल है, बंदीपोरा है, कुलगाम है, इस तरह से 10 ज़िले हैं। जम्मू की जहाँ तक बात है तो जम्मू में बताएं आपको कि कश्मीर और जम्मू दोनों को अगर मिला लेते हैं तो
डोडा जम्मू का सबसे बड़ा जिला है, डोडा। अब डोडा की अगर आप लेंथ देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो श्रीनगर के या कश्मीर के सबसे बड़े ज़िलों से भी बड़ा है। ठीक है, हमने बताया कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला बारामूला और जम्मू का सबसे बड़ा ज़िला डोडा। डोडा, अभी हम आपको एरिया बता देते हैं। डोडा के बाद जो दूसरा ज़िला है वो है कठुआ, कठुआ। फिर तीसरा है राजौरी, चौथा जिला जो है ऊधमपुर है, और पांचवा स्वयं जम्मू है। ठीक है, ये सब जम्मू के ही हैं जिले, लेकिन डोडा इनमें सबसे बड़ा है। कितना है? 8,912 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखा आपने, 4,200 समथिंग से ये जस्ट डबल है। कठुआ की अगर हम क्षेत्रफल कहें तो 2,502 स्क्वायर किलोमीटर, और जम्मू 2,342 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे, पूछेंगे आपसे। आप लोग पढ़िए, फिर उसके बाद हम आपसे इसी के जो आज पढ़ाया इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बताएंगे, पूछेंगे आपसे, फिर चर्चा करेंगे इसमें, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जम्मू के ज़िले हमने बताए, कश्मीर के ज़िले बताए, लद्दाख के ज़िले बताए, और फिर उसके बाद हमने आपको गिलगिट बाल्टिस्तान सहित बाकी ज़िले बताए। आज़ाद कश्मीर के भी ज़िले हम आपको बता दे रहे हैं, उसके ज़िले क्यों छोड़ें। आज़ाद कश्मीर के भी ज़िले देख लीजिए, कौन कौन से आज़ाद कश्मीर के अंतर्गत ज़िले आते हैं। आज़ाद कश्मीर भूलिएगा नहीं, कौन सा एरिया है? पश्चिम का जो इलाका है ये पूरा, ये आज़ाद कश्मीर है, और पूरब का अक्साई चीन है। आज़ाद कश्मीर के ज़िलों में सबसे पहला ज़िला जो एरिया वाइज भी है, नीलम नदी भी है, पाकिस्तान में बहती है, उसका नाम इंडिया में दूसरा है, मुजफ्फराबाद। अब इससे देखिए कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं। केवल हम लोग मुजफ्फराबाद जानते थे, मुजफ्फराबाद का एरिया कितना है ये नहीं मालूम। मुजफ्फराबाद से बड़ा नीलम है। नीलम का जो एरिया है 3,621 स्क्वायर किलोमीटर है, और मुजफ्फराबाद का 1,642 स्क्वायर किलोमीटर है। तीसरा जिला है पुंछ, और चौथा है कोटली। ये सब नाम आपने सुने होंगे, जब इंडिया के फाइटर प्लेनों ने वहाँ पर बम गिराए थे, तब नाम सुने होंगे, कोटली। फिर मीरपुर इनका एयरफोर्स स्टेशन भी है, बाघ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, और भीबर नाम का भी एक ज़िला है। ठीक है, इसके अलावा 8वां कह सकते हैं सुधनोती, 9वां है हवेली, और 10वां जिला झेलम वैली। ये 10 ज़िले गुलाम कश्मीर के हैं, या आज़ाद कश्मीर के आप कह सकते हो हैं। तो ये हमने आपको कश्मीर के बारे में बताया, गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में बताया, चीन ने कितना कब्जा किया है ये बताया। एक छोटी सी बात और रह गई है, कश्मीर में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी 2 सदन हैं। अभी तो खैर चूँकि वहाँ पर यूनियन टेरिटरी है इसलिए इसकी बात नहीं कहेंगे, लेकिन इसके पहले तक द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। थैंक यू। आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी आपको। कमेंट्स बॉक्स हमारा खाली है, उसमें कुछ कमेंट कीजिए, बताइए जीएस एंड लॉ पॉइंट में कैसा पढ़ाया जा रहा है, और आप बताएंगे हमको तो मुझे प्रेरणा मिलेगी, और अपने आप को मैं अपडेट कर पाऊँगा और आपको बताता पाऊँगा। ठीक, थैंक यू।